Good morning, children. Today we are going to study the chapter Natural Resources, Land and Soil Resources. In the previous classes, we have studied about the resources. What are resources? Resources are those which can satisfy human needs. And it is very necessary for every creature. Resources are divided into three categories: natural resources, human-made resources, and human resources. Natural resources are those which are given by the nature, like land, water, soil, air. These all are natural resources. Human-made resources, the resources which are made by human being, like roads, railways, airports, and everything. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन इटसेल्फ अ रिसोर्स, मनुष्य खुद एक रिसोर्स होता है। उसकी जो नॉलेज होती है, ह्यूमन की जो स्किल होती है, वो किसी भी थिंग को, किसी भी रिसोर्स को हमारे लिए यूज़फुल बनाता है। इसलिए ह्यूमन इज़ अ रिसोर्स इटसेल्फ। इन दिस चैप्टर वी हैव टू डीपली स्टडी अबाउट ओनली नेचुरल रिसोर्स, द लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। ओके, लैंड, सॉइल एंड वाटर, ये थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं जो अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं। ये जो थ्री रिसोर्सेज होती हैं, इनका अगर बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जाए और उनके यूज़ को समझा जाए उनकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग, है ना, और तो उसको फाइन मेथड के थ्रू हम उसको कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी। ओके, सबसे पहले हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ पे जो लाइफ वेल सपोर्टेड है वो टू सरफेसेस में डिवाइड है, लैंड एंड वाटर। जो पूरा टोटल अर्थ है उसका 21% लैंड है और बाकी का 79% वाटर है। जो जियोग्राफर्स हैं वो लैंड के सरफेस को अर्थ क्रस्ट कहते हैं और उनका मानना है कि ये लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बेसिक नेसेसिटी है। ह्यूमन बींग लैंड का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए करता है, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज बिल्ड करने के लिए, और एनिमल्स के लिए एक हैबिटेट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। किसी भी लैंड का यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है उसके फिजिकल फीचर पर, है ना। फिजिकल फीचर मतलब उसका रिलीफ, द टाइप ऑफ लैंड, है ना, सॉइल, द टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जो लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं लैंड का, सिग्निफिकेंटली वो एक्सपर्टाइज होते हैं और उस फील्ड को, वो उस लैंड को बेटर फील्ड बना देते हैं और फ्यूचर में वो कंजर्व करते हैं उसे। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वेस्ट की, है ना, वो लैंड को ज़्यादा अच्छी तरीके से बेटर यूज़ करने के लिए एक्सपर्टाइज हैं। वो लैंड को क्या करते हैं, बेटर यूज़ करते हैं उसका, in the comparison of people in the Africa and Asia. Africa और Asia have more resources than the Western countries, European countries, है ना। हालांकि ह्यूमन इग्नोरेंस और ग्रीड के कारण जो ज़्यादातर लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसीलिए कैसे डिस्ट्रॉय हो चुकी है? टू सस्टेन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। कुछ अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर करके, माउंटेन्स को कट करके और केमिकल्स का और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके लैंड की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो मेथड्स हैं इसको अपनाने से क्या हो रहा है कि लैंड की क्वालिटी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। हमें पता है कि जो लैंड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह एक जैसा नहीं है, ये अनइवन है। इसीलिए इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। तो इसके लैंड के फीचर्स को समझने के लिए, रिसोर्सेज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको लैंड का सेंसिबल यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन्स जो है वो लगभग वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट में स्प्रेड है। इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्लाइमेट को शेप देने में, जिस प्लेस पर वो माउंटेन होते हैं,
और ये जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड में वो कौन से हैं? एल्पस इन यूरोप, द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड द हिमालयाज इन द एशिया। ये जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्या हैं? माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड में। और उसके अलावा एक्सटेंसिव रेंजेस भी हैं जिनमें हाई पीक्स हैं जो स्नो से कवर्ड रहती हैं हमेशा और ग्लेशियर फॉर्म करते हैं, ग्लेशियर एंड डीप गॉर्जेस फॉर्म करते हैं। यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होता है, घने जंगल होते हैं और जो लैंडस्केप है वो सीनिक ब्यूटी देते हैं जहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्ट होकर के बड़ी संख्या में आते हैं। ठीक, ये जो माउंटेन्स हैं इन सभी माउंटेन्स में एक चीज़ सिमिलर होती है, वो ये कि ये सभी पेरेनियल रिवर का और रेनफॉल को सिक्योर करने का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं, है ना। वर्ल्ड में जितनी भी नदियां हैं, रिवर हैं, वो उन सब का ओरिजिन किसी न किसी माउंटेन से ही हुआ है और साथ ही जो माउंटेन्स हैं वो रेनफॉल को सिक्योर करने में अपना रोल प्ले करती हैं। एक्सट्रीम कोल्ड कहाँ पर होता है? जो हाई एल्टीट्यूड पर होता है। जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर ऊंचाई पर हम जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो लो होता जाता है, डाउन होता जाता है और वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड फील करते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड के कारण वहाँ पर ऊंचाई पर वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं कर पाता, जिससे ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ ना के बराबर है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट सपोर्ट नहीं करता है वहाँ का जो क्लाइमेट है, इसीलिए ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, है ना। अब जो माउंटेन हैं वो एक रिसोर्स के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं माउंटेन की स्लोप्स पर और वैलीज़ में। अगर वहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है तो वहाँ पर हॉर्टिकल्चर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट अब रोड्स बनाने लगी है माउंटेन्स पर, जो कि रिमोट एरिया से लोगों की कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए हैं। कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं जिससे जो रनिंग वाटर की पोटेंशियल है उसका यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। एशिया में जापान और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यूरोप में जो हैं वो वाटर रिसोर्सेज के थ्रू पावर जनरेट करते हैं माउंटेन्स पर। इनमें से जो ज़्यादातर माउंटेन्स हैं वो मिनरल डिपॉजिट में काफ़ी रिच हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं और ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक द माउंटेन्स वेरी यूजफुल नेचुरल रिसोर्स। इन सब कारणों से जो माउंटेन है वो एक यूजफुल नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स का क्या रोल होता है और वो किस तरह से हमारे लिए रिसोर्स है। प्लेट्यू है ना, माउंटेन्स की तरह ही प्लेट्यू जो हैं वो भी पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। प्लेट्यू क्या होता है, लावा वहाँ पर ज़्यादा होता है, रिच इन द लावा, और लावा क्योंकि यहाँ पर रिच होता है इसलिए फर्टाइल सॉइल का ओरिजिन भी यहीं से होता है। कुछ जो ओल्ड प्लेट्यूज़ हैं वो कई सारी वैरायटी के मिनरल्स का स्टोर हाउस है ना, सेवरल वैरायटी ऑफ मिनरल्स स्टोर्ड इन दीज ओल्ड प्लेट्यू। ओके, जो रिवर इन प्लेट्यू से होकर के फ्लो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर, ये कई वैरायटी के मिनरल रिसोर्सेज का स्टोर हाउस है। छोटा नागपुर जो है उसको क्या बोला जाता है, द वंडर ऑफ मिनरल। छोटा नागपुर वंडर ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग कई वैरायटीज़ के मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इन प्लेट्यूज़ में जो लोग रहते हैं वो इंडिया, ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका, इस एरिया में जो प्लेट्यू में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी करते हैं जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। ओके, तो ये क्या हमने प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ा। नाउ प्लेन्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करते हैं और एलुवियल सॉइल में रिच होते हैं, रिच डिपोजिशन होता है प्लेन्स में।
क्योंकि यहाँ पर रिवर्स के थ्रू इन्हें ला करके डिपॉजिट किया जाता है एल्यूवियल सॉइल को। ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन होती है, बहुत घनी आबादी होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। ये जो लैंड है फर्टाइल होती है और सॉइल्स जो है यहाँ की इजी होती है कल्टीवेशन के लिए। ओके, तो प्लेन एरिया जो है यहाँ पर रोड डेवलप करना, रेलवेज डेवलप करना बहुत ही इजी होता है। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं वो और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट साधन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ह्यूज पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन्स, बहुत बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन है वो प्लेन्स में रहती है, जिसके कारण यहाँ पर लेबर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, जो श्रमिक है वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, और मार्केट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं कंज्यूमर गुड्स जहाँ पर अवेलेबल होता है। वर्ल्ड में जो पूरे संसार में जो प्लेन्स हैं, जो वर्ल्ड में प्लेन हैं वो 2/3 पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 2/3 पार्ट को ये प्लेन्स एरिया ही सपोर्ट, प्लेन लैंड ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्लेन लैंड में एग्रीकल्चर करना इजी होता है। नॉर्थ अमेरिका के जो प्रेयरीज़ हैं, प्रेयरीज़ कनाडा और यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए में जो प्रेयरीज़ हैं वो वहाँ पर अब रेलवेज़ का डेवलपमेंट हो गया है, जिससे साइबेरिया है ना, साइबेरिया डिस्पाइट बीइंग द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड हैज़ डेवलप्ड ड्यू टू द सेम रीज़न, है ना। साइबेरिया जो कि कोल्डेस्ट रीजन में आता है, वहाँ पर भी ये रेलवेज़ का डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि प्लेन लैंड है वो भी। बट द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड लार्जली डिपेंड्स ऑन द नीड एंड स्किल ऑफ द पीपल इनहैबिटेटिंग इन दैट एरिया। लेकिन जो प्लेन लैंड का यूटिलाइजेशन है वो डिपेंड करता है कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो कितने कुशल हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, है ना। हमें मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिलेगा, हमें रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम प्लान्ड मैनर में लैंड का यूज़ करें, है ना। क्योंकि लैंड जो है नेचुरल रिसोर्स है, हमें नेचर से मिला हुआ है, लेकिन पीपल जो है उसे अपने ग्रीड के लिए ना यूज़ करके बल्कि प्लान्ड मैनर में अगर यूज़ करेगा तो वो फ्यूचर के लिए कंजर्व होगा, अदरवाइज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल बियॉन्ड रिपेयर, इतना डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है वापस। द अफेक्टेड रीजन में लेड टू लार्ज स्केल सॉइल इरोजन, जो एरिया अफेक्टेड होते हैं उससे वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, है ना। किसी भी जो प्लेन लैंड होता है वहाँ की फर्टिलिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से हमने क्या देखा कि कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो लैंड के यूज़ पैटर्न को हमारे किसी भी कंट्री में और किसी भी रीजन में दिए हुए समय पर अफेक्ट करते हैं। जो फर्टाइल प्लेन्स हैं वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर मिनरल्स होते हैं वो माइनिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ एरिया जो पेस्चर प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर शीप रेयरिंग और कैटल रेयरिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि किस कंट्री में एग्रीकल्चर कितने % एरिया में किया जाता है, पेस्चर कितने % एरिया में, फॉरेस्ट का कितना % है और दूसरे यूजेस जो लैंड के हैं वो कितने % है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया का दिया गया है पैटर्न। सो रीड इट केयरफुली, ओके। नाउ जो टेबल दिया है इसे समझ में हमें आ जाता है कि इंडिया जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड्स हैं। एरेबल लैंड मतलब प्लेन लैंड, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है चीफ ऑक्यूपेशन है लोगों का, जबकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा % पेस्चर लैंड का है, तो यहाँ पर शीप रेयरिंग चीफ ऑक्यूपेशन है लोगों का। इंडिया का फॉरेस्ट कवर सबसे कम है, सबसे कम फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर। एक ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो हर कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सभी कंट्रीज़ में लगभग टोटल लैंड का 1/3 पार्ट फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वहाँ पर हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन हो सकता है। जापान में जो फॉरेस्ट कवरिंग है वो 67% है,
जबकि कनाडा में मैक्सिमम परसेंट लैंड है फॉरेस्ट कवर का लगभग 52%। और भी दूसरे यूजेस हैं इसके। कनाडा में एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पर साउदर्न पार्ट में जो प्रेयरीज हैं वो लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा हैं। ये एरियाज़ इंडस्ट्रियली काफ़ी डेवलप्ड हैं और हाई अर्बनाइज्ड कंट्रीज़ हैं। ये बहुत उत्तम किस्म के शहरीकरण हो चुका है इन देशों में, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए उनको जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो एरिया है वो कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं। ओके, लैंड रिजर्वर जो हैं हमारे पास लिमिटेड है। जो लैंड है हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही है ना। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम इन लैंड रिजर्व्स का प्लानिंग करके यूज़ करें, है ना। प्लानिंग वे में हम इसको प्लान करके प्रॉपरली यूज़ करें। अगर पीपल अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको सॉइल क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए और मैक्सिमम बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए करेगा, तो लैंड रिसोर्सेज को वो कंजर्व कर सकता है। लैंड का अनप्लैन्ड यूज़ अगर किया जाता है तो लैंड जो है उसके कारण सीरियस प्रॉब्लम में आ सकती है। लैंड में जो ज़मीन है वो उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो सकती है, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो क्रॉप लैंड्स हैं उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, डिसर्टिफिकेशन हो जाएगा और सॉइल इरोजन होगा। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर प्लान्ड लैंड होंगे, अगर प्लान करके लैंड का यूज़ किया जाएगा तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट रेट में होगा, है ना। सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी और लैंड का जो डिग्रेडेशन है वो रुक जाएगा और लोगों को किसी भी रीजन में रहने के लिए बेटर कंडीशंस प्रोवाइड होंगी। ओके, तो इसमें अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा बेटा? लैंड रिसोर्स क्या है, कितना परसेंट है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हमने और इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ये भी पढ़ा हमने। माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज़ के बारे में, है ना, प्लेन्स के बारे में, और ये भी पढ़ा कि अगर लैंड का हम प्लान्ड वे में यूज़ नहीं करते तो उसके लिए हमें क्या भुगतना पड़ेगा आगे जाके, है ना। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए लैंड को प्रिजर्व करना होगा और उसका लैंड को प्लान्ड वे में यूज़ करना होगा। ओके, नाउ टुडे we will finish the class here, and next day I will explain the next soil resource. Okay, read the chapter carefully and listen the explanation very carefully, otherwise you could not understand the chapter. Okay beta, so it's very necessary that you should listen the whole explanation very carefully. Okay, goodbye.